बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने एक वजाहत कर दी है अपनी लाइव वीडियो में, अब से कुछ देर पहले मैंने रिकॉर्ड की थी और उसमें मैंने बता दिया है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मैं क्या कुछ इस केस में कहती रही हूँ। इसलिए आप किसी और की बात सुनने से पहले मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए कि दुआ ज़हरा केस पर मैंने अब तक क्या बातें की हैं और क्या हकीकत है, क्या गलत है, तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रख दी है। आज अभी इस वीडियो में मैं आपको 2-3 बहुत अहम बातें बताऊँगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 1, मैं आपको बताऊंगी कि दुआ ज़हीर इस वक्त कहाँ मौजूद है। मैंने जो बात की कि अनकरीब दुआ के हवाले से आप एक खुशखबरी सुनने वाले हैं, वो उसके पीछे क्या वजह थी और मुझे क्या इत्तलात मिली थी। नंबर 3, मैं आपको ये बताऊंगी कि जो तस्वीर और वीडियोज़ इस वक्त दुआ और ज़हरा की सालगिरह और निकाह के हवाले से सर्कुलेट कर रही है, उनके पीछे हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है, ये तस्वीर वीडियोज़ कहाँ से आई हैं, ये भी आज आपको बताऊँगी। और उसके बाद क्यों ज़हीर का अब बचना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसी क्या बात पुलिस के और मुखबिरों के हाथ लग चुकी है जिसकी वजह से अब ज़हीर नहीं बच पाएगा। तो ये 4 चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा। नेवरदलेस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कोर्ट में क्या हुआ और उसके बाद अब क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों कहा कल कि एक खुशखबरी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि वजह ये थी, मैं आपको साथ साथ बताती रही और बाद में वो चीज़ें कन्फर्म होती रही। मैंने आपको ये नहीं कहा कि दुआ मिल गई है, मैंने आपको ये कहा कि पहले भी कि दुआ के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और फिर आपने अगले दिन सुना कि पता लगा तहसील तो उन समय वो मौजूद थे, लेकिन होम डिपार्टमेंट की तरफ से इजाज़त ना मिलने की बिना पर जब तक रेड की गई तब तक दुआ वहाँ से ज़हीर के साथ वो दोनों जा चुके थे। उसके बाद मैंने आपको कहा कि दुआ के हवाले से एक खुशखबरी है। तो कल तक एक अजीब सी सिचुएशन थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस केस को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश थी कि इसके बारे में जितनी मैक्सिमम मैं इन्फॉर्मेशन लूँ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही थी। लेकिन फिर ये कहा गया था कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को एबटाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। मैंने ये अपने सोर्सेज से बातें कन्फर्म की। कल मैं कोशिश थी कि मेरी दुआ के वालिद से भी बात हो जाए, उनसे जितनी एक मुख्तसर बात हुई उसमें अभी ये चीज़ें जो है इन तक हम नहीं पहुंचे थे, क्योंकि वो कल बहुत परेशानी में भी दिखाई दे रहे थे, थोड़े बिजी भी थे। लेकिन अब मामला ये है कि इसके बारे में कहा गया था कि दुआ को एबटाबाद में पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से मेहदी साहब जो है वो थोड़े से समझ रहे थे कि ज़रूर ये काम हो जाएगा और दुआ जो है उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट साहब जो है वो वाला काम डेफिनेटली नहीं करेंगे जो लाहौर में किया गया था, जहाँ पे बच्ची को ज़हीर के हवाले कर दिया गया था, वालिदैन ज़हीर और उसकी फैमिली के साथ जाने दिया गया था। तो ये एक एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि खुशखबरी है, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन मार्क भी है, वो क्या है। लेकिन फिर अब जब आज अदालत लगी तो पता लगा कि दुआ और ज़हीर जो है उनकी लोकेशन मुसलसल चेंज हो रही है, यहाँ तक कि ज़हीर की वालदा भी उसके साथ हैं। तो ये वजह थी कल ये कहने की, लेकिन चूँकि वो बात कन्फर्म नहीं हो सकी थी कि वो वाक़तन मिल गई है, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक कहा गया था कि आप कह दीजिए मिल गई है, कोई मसला ही नहीं है जी बीबी, मिल गई है। मैंने कहा कि नहीं, जिस वक्त वाकई मिलेगी ना और कंफर्म्ड न्यूज़ होगी और मुझे ज़रा प्रूफ के साथ पता लगेगा तो मैं कहूँगी। इसलिए मैंने हरगिज़ ये बात नहीं कही एक दफ़ा भी कि दुआ ज़हरा मिल गई है, क्योंकि कुछ सहाफ़ती असूल होते हैं जिसको हम बालाए ताक नहीं रख सकते और सबसे पहले खबर देने की चाहत में हम अपना नाम और अपनी रेपुटेशन, अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकते। नंबर 2 आ जाते हैं ज़रा कि दुआ और ज़हीर जो है इस वक्त कंटिन्यूसली लोकेशन को चेंज करे, और ये जिस वक्त मौजूद थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इनके वकील ने मिसगाइड किया। जो राय खुरम साहब है उन्होंने कहा कि जी ये तो हवेली लखा में मौजूद है, इनका एक इंटरव्यू मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि ये लड़का लड़की मेरे साथ राबते में है, लेकिन जब बात अथॉरिटीज़ तक चली गई और अदालत ने कहा इन्हें प्रोड्यूस करे, उसके बाद से राय साहब की स्टेटमेंट चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है, यहाँ पे मैं बड़ी एक बात ऐसी करने जा रही हूँ जो आप, क्योंकि हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं तो मुझे काफ़ी चीज़ों का इल्म भी है और कुछ अपनी एक सिक्स सेंस भी होती है। राय साहब ने वहाँ से अपनी स्टेटमेंट चेंज की, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से मेरा इनका रब्ता नहीं है, लेकिन फिर जब वकील ने कहा, दुआ ज़हरा के वालिद के वकील ने कहा कि अगर कोई मतलब उनको लेकर आए, हम सिक्योरिटी देते हैं, तो क्या आप उनको मनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मनाऊँगा। तो वहाँ पे दुआ ज़हरा के वालिद ने इनको पकड़ा कि देखिए कह रहे मनाऊंगा, यानी कि इनको पता है इनकी लोकेशन का। चले ये तो एक लफाजी का गेम था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दुआ ज़हरा के वकील का ये कहना था, बल्कि ज़हीर के वकील का इनफैक्ट ये कहना था कि इन दोनों की अब लोकेशन का मुझे 3-4 दिन से नहीं पता है। लेकिन उसके बाद एक यूट्यूबर है जिन्होंने कुछ वीडियोज़ और कुछ तस्वीर वो दिखाई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इन तस्वीर और वीडियोज़ की क्या हकीकत है। बेसिकली ये तस्वीर और वीडियोज़ जो है ये मैं नहीं कहती कि कोई उस यूट्यूबर ने खुद से बनाई है या कोई इस तरह की गलत है, लेकिन ये वीडियोस जो है शेयर की गई हैं इनके साथ मुबैना तौर पर वकील की तरफ से।
اور جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں. اور اس لیے کیونکہ وکیل صاحب کو بہت زیادہ کچھ چینلز جو ہے تھوڑا ان کا انٹرویو دکھا بھی رہے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو مانتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ان کو کوئی پروموٹ کرے یا کوئی پیسے لے کے, ہرگز ایسا نہیں ہوتا. میں جانتی ہوں کہ کوئی پیسوں والا معاملہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے, ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے, وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان کو وہ انفارمیشن مل رہی ہے. وکیل صاحب نے وہ تمام ویڈیو ظاہر سی بات ہے بنا کے رکھی ہوتی ہے انہی پرپزز کے لیے, کیونکہ وکیل صاحب کا ایک انٹرویو مجھے یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سالگرہ کی تصاویر میرے پاس آئی ہیں, انہوں نے اپنی تصاویر شیئر کی ہیں, وہ بڑے خوش ہیں, وہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں وہ اور ویڈیوز بھی شیئر کریں گے اسی چینل پر, وہ آپ سب دیکھیں گے. لیکن ان تصاویر اور ویڈیو سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ دعا خوش ہے ادھر کے نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے وہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہو, لیکن وہ بچی ہے, اس سے غلطی ہوئی ہے, وہ مائنر ہے. اسلام میں بھی اتنے مائنر بچے کے لیے ولی کا ہونا تو بہت ہی مسٹ ہے. ویسے بھی ولی کا ہونا مسٹ ہے, لیکن اتنے بچے کے لیے ہونا تو بہت ہی مسٹ ہے. اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 14 سال کی بچی جا کے منہ اٹھائے خود جا کے شادی کر لے, ایسا نہیں ہے. پلیز اسلام کو سمجھیے. ہم لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں, سیکھا ہی نہیں, اور ہم کہتے ہیں وہاں جو وہاں شادی ہو گئی ہے اور بڑا ایک وہ سہانا کوئی ماحول ہے اور بڑی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, اور آپ کو کیا پتہ کہ باپ کے دل پہ کیا کتنی تکلیف سے وہ گزرے ہوں گے. یعنی کہ میں جو ماں نہیں ہوں اس کی, لیکن میں نے دیکھا جب اس کو تو مجھے تکلیف ہوئی ہے, مجھے غصہ آیا ہے, مجھے شرم آئی ہے. وہ ویڈیوز دیکھ کے میں شرمندہ ہوئی ہوں, بائی گاڈ. تو آپ سوچیے کہ باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. وہ جو پہلی ایک تکلیف سے گزرے وہ ویڈیوز دیکھ کے کیا گزری ہوگی. اور یہ ویڈیوز ایک ایک کر کے ریلیز کی جا رہی ہیں عدالت کے فیصلے سے پہلے. بیسیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ فیصلے کو متاثر کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کئی دفعہ عدالتوں میں جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے, لیکن پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ کیس کو خراب کرنے کے ذمے میں آ سکتا ہے. اس پہ آپ کے اوپر بڑے سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. میں تو بلکہ کہوں گی کچھ لوگوں کو جو اس طرح کی ویڈیوز یا کوئی بھی شیئر کرے تو تھوڑا محتاط رہے, کیونکہ اس میں آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ یا کچھ بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. بے شک آپ کو وکیل صاحب کہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن کہیں بھی آپ کے اوپر بھی معاملہ آ سکتا ہے, تو تھوڑا سا محتاط رہے. ہم لوگ یہاں پہ خبریں دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی سیفٹی, اپنی بھی چیزیں جو ہے ان کو تھوڑا سا سیکیور رکھنا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ وہ تصویریں فیک ہے یا ویڈیوز فیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ فیک نہیں ہے. بڑے دکھی اور بھاری دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ فیک نہیں ہے. پہنچانے والے وہ وہیں پہ ہے, وہ ان کو وکیل صاحب کے تھرو ہی ملی ہے. میرے اپنے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے, مبینہ طور پہ میں کہہ دیتی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے اور کوئی سورس اس طرح کا ہے نہیں. میرے اپنے بھی رابطے ہیں بہت سارے, اور ان کی فیملی کے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں, فیملی کے ممبرس کے پاس ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ تمام تر حقیقت ہے ان ویڈیوز کی اور ان چیزوں کی. اب ذرا آ جاتے ہیں کہ کیوں ظہیر جو ہے اب بری طرح سے پھنس چکا ہے اور اس نے پکڑے ہی جانا ہے. اس سے میں تو مشورہ دوں گی ظہیر کی فیملی کو بھی, جو اگر مجھے سن رہے ہیں تو ظہیر کو کہے کہ کم از کم لڑکی کو تو پروڈیوس کرے اور خود بھی کوشش کرے کہ پیش ہو جائے, کیونکہ اس وقت ظہیر کا معاملہ بڑا خراب ہے. ظہیر کے اوپر بڑی ہی سخت دفعات لگنے والی ہے اور اس کی والدہ بڑی پریشان ہے. اسی لیے وہ ان بچوں کے ساتھ اس وقت گھومے پھریں ہے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی اب نہیں بچنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اس کے لیے میں اگلی ایک ویڈیو بنا رہی ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ وکیل صاحب نے بڑے ہی خوفناک انکشافات کیے ہیں, کیونکہ اس کام میں تعاون کرنے والے ہر شخص کے اوپر بڑے بڑے سخت الزامات ہیں. کچھ لوگوں کے تانے بانے جڑے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر پہلے الزامات رہے ہیں, جو گرفتار رہے ہیں. اب دیکھیں میری بات ذرا غور سے سنیے گا. جو گرفتار رہے ہیں لڑکیوں کو اغوا کرنے اور شادیاں کرنے کے معاملے میں, ان کا ایک پرانا ٹریک ریکارڈ ہے. اس طرح کے لوگ ہیں یہ, اور ان کے ساتھ اب ظہیر کی رشتہ داری اور ظہیر کا ساتھ ان کے اٹھنا بیٹھنا. اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ظہیر کے پاس نہ اتنے پیسے ہیں نہ کچھ اور, شہر شہر جانا, اور جس طرح سے اس کے اب شناختی کارڈ جو ان کے بلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تو مختلف شہروں میں موو کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس کا پکڑا جانا ٹھہر گیا ہے. مخبروں کو اطلاع مل گئی ہے ہر علاقے میں, چاہے راولا کوٹ ہو, بالا کوٹ ہو, کوٹلی ہو, باغ ہو, آزاد کشمیر, پاکستان, کسی بھی ندرن ایریاز میں وہ جائیں گے. وہ اس قدر ایک ان کی شکل پہچانی گئی ہے کہ اگر وہ ماسک بھی لگاتے ہیں تو میں دور سے دیکھ کے پہچان سکتی ہوں کہ یہ دعا ہے اور یہ ظہیر ہے. تو ان کا چھپنا اب مشکل ہو گیا ہے. اب تو یہاں تک ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر انعام رکھا جائے گا. جب انعام رکھا جائے گا تو وہ جہاں بھی جائیں گے انعام کے لالچ میں کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں مخبری کر دے گا. اس لیے بچنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے, اور بہتر ہوگا کہ اب وہ عدالت میں پیش ہو جائیں, اور جو لوگ ہیں اس میں شامل اگر تو بتا دیں. کوئی وعدہ معاف گواہ والا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. میں اب کچھ ہنٹس دے رہی ہوں, میں اس سے زیادہ کی بات نہیں کر سکتی, لیکن اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہ کمسن بچی تھی, اس کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اور جو کچھ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے. اب میں آپ کو ذرا سیدھا کچھ پوائنٹس بتا دیتی ہوں کہ عدالت کے اندر جو مین چیزیں ہوئی ہیں وہ کیا ہے, کیونکہ عدالت کے اندر اب یہ بات
क्लियर कट है, इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि अब तमाम सूबों की पुलिस को, आईजीज़ को हर हालत में इनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले मामला ये हो गया था कि केपी जो है, केपी उन्होंने कह दिया जी हमारे जो है होम डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ पे अभी बात नहीं पहुँची, जब तक वहाँ तक पहुँचे तब तक वो वहाँ से निकल के आगे बालाकोट चले गए। तो ये तमाम तर मामला अभी तक हो रहे थे, तो अब ये नहीं हो पाएंगे क्योंकि अदालत आलिया ने बड़े ही सख्त अहकाम दे दिए हैं। वो अहकाम क्या है ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, वो भी आप सुन लें ताकि कुछ चीज़ें जो है उनकी वजाहत भी हो जाए। तो जनाब एक एक करके ज़रा जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको, क्योंकि वक्त मुख्तसर है और वीडियो पे लंबी हो जाती है। एक तो ये है कि अदालत ने ये कहा है कि पुलिस जो है वो बड़ी परेशान थी, क्योंकि गुज़िश्ता समात पर आईजी सिंध को सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि हर सूरत में बच्ची को पेश किया जाए, लेकिन आज फिर प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे। तो जो वजूहात रखी उस पर अदालत ने एग्री नहीं किया और बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी दाखिला जो है वो तमाम सूबों की पुलिस को हदायत जारी करे, यानी कि पहले तो सिर्फ सिंध पंजाब था, अब ये कहा गया जब केपी में गया वहाँ पर भी मामला ताख़ीर का शिकार हुआ इन्हीं वजह से कि होम डिपार्टमेंट से इजाज़त देना तो ये तो वो, तो अब कह दिया है कि सेक्रेटरी दाखिला सबको कह दे कि जौन सा भी सूबा होगा उनको कोऑपरेट करना है, यानी फेडरल का सेक्रेटरी दाखिला चारों सूबों के आईजी से रब्ता करे, उन्हें हदायत दे के बच्ची को तलाश करे। उसके बाद मुखबिरी के हवाले वाले काम, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अदालत ने 30 मई तक का टाइम दिया है, कहा है कि पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हर किस्म का ताउन करें, बच्ची को तलाश करें, बाजियाब करवाया जाए, अदालत के सामने पेश किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पंजाब, आईजी सिंध ने कहा कि हमने पंजाब पुलिस से रब्ता किया, मालूम हुआ कि बच्ची को केपी मुंतकिल कर दिया। देखिए जो बात मैंने आपको बताई वो अदालत में भी बताई गई। उसके बाद डीआईजी की जानिब से बताया गया कि मॉडल कोर्ट लाहौर में लड़की का 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ था और उसके बाद हमने बच्ची की उम्र के तयन के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई और उसके बाद अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मामला यहाँ का है, केस यही ख़त्म होगा और ये हतमी फ़ैसला है। क्योंकि देखिए ये जो चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट है ये सिंध के अंदर ही है और इसके ऊपर सख्त सज़ाएँ भी सिंध के अंदर ही हैं। और उन्होंने कहा कि ये लड़की चूँकि सिंध की है, बेशक शादी वहाँ हुई है, लड़की सिंध की है, ये मामला यहीं पर सुना जाएगा और देखा जाएगा, क्योंकि इसकी उम्र 18 साल लिखवाई गई जबकि ये 14 साल की माइनर है। ठीक है, उसके बाद ज़हीर को भी, निकाह खान को भी, गवाहान को भी सख्त से सख्त सज़ाएँ होंगी और बच्ची को यहाँ लाना पड़ेगा। उसके बाद केस का फ़ैसला होगा। लाहौर की अदालत में उन्होंने कहा कि आपने जब वो ये सब कुछ हुआ था तो वहाँ पर क्या सिंध पुलिस मौजूद थी? अदालत ने पूछा तो उन्होंने कहा हम वहाँ मौजूद थे, मजिस्ट्रेट साहब ने लड़की को उनके साथ भेज दिया। तो जज साहब ने कहा भाई ये वही तो वक्त था लड़की को लेकर आने का, वही तो सही वक्त था, अब आप मोबाइलों के पीछे भाग रहे हैं और लोकेशंस आप ट्रेस करते फिर रहे हैं। उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि सिंध पुलिस ने अदालत से ये रिक्वेस्ट की कि हमें 1 हफ़्ते का वक्त दे। अदालत ने कहा कितना वक्त नहीं देंगे, वालिदैन की हालत देखिए, फौरी बच्चे को तलाश करें। और आईजी साहब को कहा कि आप जानते कि हम इस पे अफसरान को हटाने का हुक्म दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊं ये मामला जो है यहाँ लाहौर में हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट में जज साहब ने कहा था अगर रात तक ना प्रोड्यूस किया आईजी साहब, CCPO सबको हटा दिया जाएगा, दरख्वास्त दे देंगे वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को। उसके बाद लड़की रातों रात प्रोड्यूस की गई थी। ये शादबाग एरिया की मैं बात करी, मेरी वीडियोज़ पर मौजूद है। तो अदालत ने कहा कि आपको हम ये भी कर सकते हैं, आपने अभी तक शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं ब्लॉक किए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो भी ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाए। तो जनाब ये हैं मामलात अभी तक के। और मैं आपको बताऊं कि अब मामला काफ़ी सीरियस है और खोजी, मुखबिर सब इस काम के ऊपर लगा दिए गए हैं और जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। मैं इन बातों पर अभी तक कायम हूँ और कोई गलती हुई तो बाद में माज़रत भी कर लेंगे, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक यही है कि उन लोगों ने बहुत सी बातें बताई हैं और ऐसी बातें बताई हैं जिससे पता लग रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। और इस केस को वाकई एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि मासूम बच्चों को बेवकूफ़ बना के ये गेम्स और ये सब कुछ खेलते खेलते बच्चे कहीं से कहीं पहुँच जाए। खुदा के लिए प्लीज़ ये बातें ना करें। मोहब्बत की शादी, मोहब्बत की शादी ये नहीं है मोहब्बत, ये बेराह रवी है। और मैं कहती हूँ शर्म का मुकाम है ज़हीर के वालदा के लिए, उसके भाई के लिए, उसके चाचे के लिए, उसके घर वालों के लिए जो साथ बैठ के तालियां बजा रहे हैं ना और वीडियोस बना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं। साथ एक खातून बैठी थी बड़ी उम्र की, कहती आपको शर्म आनी चाहिए। लोगों की माएँ रातों को सो नहीं पा रही, रो रो के उनकी आंखें सूज गई हैं और आप यहाँ पर बैठ के तालियाँ बजा रही हैं, खुशियाँ मना रही हैं। कैसे कर सकता है कोई इंसान? और फिर जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आप जवाबदेह भी होंगे। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर बहुत सी मालूमात हैं जिसके अंदर वकील इस मामले को कहाँ तक देख चुके हैं, कौन गिरफ्तार हुआ है, किसने क्या बयान रिकॉर्ड कराया, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।